नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 NCERT के पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं, कूलाम का नियम। इस वीडियो में हम कूलाम के नियम के बारे में संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। साथ में हम इस वीडियो में देखेंगे कि विद्युतशीलता क्या होती है, इसके साथ में आपेक्षिक विद्युतशीलता या प्राविद्युतांक क्या होता है, इसके बारे में भी आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, हम एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और आज का जो हमारा वीडियो है वो कूलाम के नियम पर आधारित है। इससे पहले हमने आवेशों के गुण, इसके साथ में आवेशों के जो गुणधर्म है उसका भी हमने वीडियो बनाया है, विद्युतदर्शी का भी हमने वीडियो बनाया है। उन वीडियोज को आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं कूलाम नियम की। देखिए दोस्तों, जो कूलाम का नियम है वो किन्हीं दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाले बल को बताता है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि यदि दो आवेश जिनका आकार उनके मध्य की दूरी की तुलना में बहुत कम होता है तो उनके मध्य एक विद्युत बल काम करता है, और उस विद्युत बल के परिमाण को बताने वाला जो नियम है उसे कूलाम के द्वारा दिया गया था, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। नियम क्या है वो सुन लीजिए। कूलाम ये कहता है कि दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य स्थिर होने चाहिए, आवेश बिंदुवत होने चाहिए, और उन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है वो उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बार कूलाम के नियम का स्टेटमेंट फिर से सुन लीजिए कि किन्हीं दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह है कूलाम का नियम। मैं इस नियम को यहां पर पुट भी कर दूंगा, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला भी हम आपके सामने रख देंगे। देखिए क्या है, इसमें दो आवेश होने चाहिए बिंदुवत। बिंदुवत आवेश का मतलब क्या है कि उन आवेशों का जो आकार है वो उनके मध्य की दूरी की तुलना में छोटा होना चाहिए। जैसे ये एक बिंदुवत आवेश है, ये एक बिंदुवत आवेश है। किसी भी आवेश को बिंदुवत तब कहा जाएगा जब किसी दूसरी राशि से उनकी तुलना करेंगे। देखिए, जैसे यदि मैं इस मार्कर के अंदर ढक्कन और इस मार्कर को लूं तो इन दोनों में से ये जो मार्कर है वो बड़ा होगा, जो ढक्कन है वो छोटा होगा। लेकिन इस ढक्कन और इस बिंदु की तुलना यदि हम करें तो ढक्कन बड़ा हो जाएगा, ये बिंदु है वो छोटा हो जाएगा। तो यदि दो वस्तुओं की तुलना की जाए तो उनमें से एक छोटी दूसरी बड़ी होगी। तो यहां पर भी ऐसा ही है, दोनों के मध्य की दूरी की तुलना में इनका जो आकार है वो बहुत छोटा है, तो उनको हम बिंदुवत कहेंगे। तो ये बिंदुवत क्यों लिया है, इसको बिंदुवत को आप समझ लेंगे। बिंदुवत का अर्थ क्या है? बिंदुवत का मतलब है कि जैसे हम बात करें कि फुटबॉल के मैदान में बैठी जो मधुमक्खी है वो एक बिंदु की भांति काम कर रही है, और ये जो ब्रह्मांड है उसमें पृथ्वी भी एक बिंदु की भांति है कि पृथ्वी इतनी बड़ी है, लेकिन यदि ब्रह्मांड की तुलना में यदि पृथ्वी की करें तो पृथ्वी भी एक बिंदुवत आकार की मानी जा सकती है। तो बिंदुवत का मतलब है कि दोनों आवेशों के मध्य जो दूरी है उनकी तुलना में उन आवेशों का आकार बहुत छोटा है, तो उन आवेशों को हम बिंदुवत आवेश कहेंगे। उन आवेशों को बिंदुवत आवेश कहा जाएगा। फिर हम बात करते हैं स्थिर आवेश होने चाहिए। देखिए दोस्तों, स्थिर आवेश ही स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले बल को ही कूलाम के नियम द्वारा दिया गया था। हम आपको बता दें कि जब आवेश स्थिर होता है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और जब आवेश गतिशील अवस्था में आ जाता है तो वो विद्युत क्षेत्र के साथ में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और उस कंडीशन में आवेशों के मध्य चुंबकीय बल भी काम करने लग जाता है। और यदि आवेश त्वरित गति करते हैं तो विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्पन्न होती है जो ऊर्जा का संचरण करती है, और उस ऊर्जा से आवेश पर भी बल लगता है। तो आवेशों का जो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है वही कूलाम के द्वारा दिया गया था। तो एक बार ये समझ लीजिए कि ये जो नियम है वो सिर्फ स्थिर बिंदुवत आवेशों के लिए लागू होगा।
और नियम क्या है इसको मैं मैथमेटिकल रूप में आप लोगों के सामने रख देता हूं कि कूलाम बल, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है, देखो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को हम विद्युत बल कहेंगे। क्या कहा जाएगा? विद्युत बल कहा जाएगा। तो ये जो दो स्थिर बिंदुवत आवेश है, इनके मध्य लगने वाला जो विद्युत बल है वो है F, और ये जो विद्युत बल है वो दोनों आवेशों के, इस आवेश का परिमाण है Q1 का परिमाण, यह है Q2 का परिमाण, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी को हम r से पुट कर रहे हैं, तो जो बल है वो इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो 1 में r स्क्वायर के समानुपाती हो गया। यहां से इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। एक बार इन दोनों स्टेटमेंट को, इन दोनों लाइनों को समझ लेंगे कि विद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती। परिमाण का मतलब है कि इनको हम धन प्रकृति के साथ में लेकर चलेंगे। देखिए दोस्तों, आवेश ऋणावेश तथा धनावेश दोनों हो सकते हैं, लेकिन यहां पर जो ऋणावेश आएगा वो बल की दिशा को व्यक्त करेगा, बल की दिशा को बताएगा। तो यहां पर हम उनका लेकर चल रहे परिमाण, यहां पर लेकर चला जा रहा है परिमाण। फिर r यहां पर दूरी है, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती या 1/r² के समानुपाती होता है। तो ये है कूलाम का नियम, कूलाम का नियम है। तो मैं यहां पर इसका स्टेटमेंट पुट कर देता हूं, ज्यादा हम थ्योरी यहां पर पुट नहीं करेंगे, केवल जो कूलाम का नियम है उसका स्टेटमेंट क्या है। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदुवत, दो होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए, बिंदुवत होने चाहिए, दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य, यदि ये निर्वात में रखे हैं तो निर्वात भी आप इसके साथ में लगा सकते हैं कि निर्वात में दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य, तो दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला, मध्य लगने वाला विद्युत बल, ये जो विद्युत बल है वो आकर्षण या प्रतिकर्षण प्रकृति का हो सकता है, आकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है। जब दोनों ही आवेश समान प्रकृति के होते हैं, एक धनावेश है दूसरा भी धनावेश है, तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा। एक ऋणावेश है दूसरा भी ऋणावेश है, तो उनके मध्य फिर प्रतिकर्षण बल लगेगा। लेकिन जब एक धनावेश हो दूसरा ऋणावेश हो तो उनके मध्य आकर्षण बल काम करेगा। तो दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह है कूलाम के नियम का स्टेटमेंट। और उस स्टेटमेंट को यदि हम मैथमेटिकल रूप में लिखें तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की भांति हम पुट कर सकते हैं यहां पर। अब देखेंगे हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरीके से पुट कर सकते हैं। देखिए, इस स्टेटमेंट को हमने गणितीय रूप में लिखा है। यदि दोनों आवेश Q1 तथा Q2 हैं, दोनों के मध्य की दूरी स्मॉल r है, तो विद्युत बल F समानुपाती होगा Q1 के परिमाण और Q2 के परिमाण के गुणनफल के तथा व्युत्क्रमानुपाती होगा दूरी के वर्ग के, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो
इसको दोनों इक्वेशंस को, जो समीकरण 1 और 2 है, कंबाइन करके यदि हम लिखें तो समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 को यदि हम कंबाइन करके लिखें तो कैसा लिखा जा सकता है? देखिए, F समानुपाती होगा Q1 का मोड Q2 का मोड अपॉन R स्क्वायर। यहां से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे और एक कांस्टेंट यहां पर हम पुट करेंगे K। ये जो K है वो एक समानुपाती स्थिरांक होता है। ये हमारे पास में आ गया है कूलाम के नियम का गणितीय रूप, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कूलाम के नियम का गणितीय रूप, जहां K क्या है। अब इस K के बारे में जानकारी ले लेते हैं। जहां जो K है वो है समानुपाती स्थिरांक, समानुपाती स्थिरांक है। इसे कूलाम नियतांक भी कहा जाता है। ये जो K है इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है वो यहां पर समझ लेंगे। देखिए, इसकी जो वैल्यू होती है वो है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। देखो, इस वैल्यू को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, याद करके रखना है। जो समानुपाती स्थिरांक कूलाम के नियम में लगा होता है K, उसका मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इसका मात्रक तो आप यहां से समझ सकते हैं। देखिए, K बराबर में क्या लिख सकता हूं? K बराबर है F इंटू में R स्क्वायर बट्टे में Q1 इंटू Q2 लिख सकते हैं। तो इसका मात्रक देखेंगे इस K का न्यूटन, इसका मात्रक हो गया मीटर, तो मीटर स्क्वायर, और Q1 का मात्रक कूलाम, Q2 का मात्रक कूलाम। तो ये इसका मात्रक है। K का जो मात्रक है वो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है दोस्तों। अब यहां पर आप देखेंगे कि ये एक हमने यहां पर लगाया है एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट है वो क्या होता है? देखिए, इसका जो उच्चारण है वो देख लीजिए क्या है। इसे हम बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 0 भी बोल देते हैं। तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट है, इसका मान होता है 8.854 गुणा 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये इसका मान होता है। और इस एप्सिलॉन नॉट को हम निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको निर्वात की विद्युतशीलता कहा जाता है। निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है। अब देखिए, हाँ, आप लोग एक एक करके इसमें से चीजें क्लियर करते चले जाइए। सबसे पहले तो ये जो समानुपाती स्थिरांक यहां पर हमने पुट किया है, ये जो K है इसकी वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होती है। क्लियर? अब इसके पश्चात आप देखिए कि इस K की जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो राशि है इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये E जैसा होता है, इसको लिखने का तरीका भी देख लीजिए। ये एक प्रतीक चिन्ह है, ये है विद्युतशीलता का प्रतीक चिन्ह। और यदि यहां पर आप 0 लगा देते हैं तो वो निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है। और निर्वात की विद्युतशीलता फिक्स है, नियत है 8.854 गुणा 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। आप मात्रक तो यहां से भी देख सकते हैं। देखिए, एप्सिलॉन नॉट को उधर ले जाएंगे, बाकी की सारी राशियों को इधर ले आएंगे। जब कैलकुलेशन करेंगे तो यही वैल्यू निकल कर आएगी। तो दोनों में से ये वाली वैल्यू भी ध्यान रखनी है, ये वैल्यू भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। एप्सिलॉन नॉट का जो मान है वो 8.854 इंटू 10⁻12 है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है। देखिए, निर्वात आप जानते हैं जहां पर वायु भी नहीं हो उस स्थान को हम निर्वात कहते हैं। अब बात करते हैं विद्युतशीलता, इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी। विद्युतशीलता क्या चीज है?
विद्युतशीलता हम किसे कहेंगे, विद्युतशीलता होती क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये विद्युतशीलता क्या है कि आप जब किसी आवेश की बात करते हैं तो उस आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न होता है, उस आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होगा और उस क्षेत्र में यदि वो दूसरा आवेश रख देते हैं तो उस आवेश के ऊपर कूलाम बल लगता है। जैसे इस आवेश के पास में ये दूसरा आवेश हम रखते हैं तो इनके मध्य बल लगता है जिसे हम कूलाम बल कहते हैं। और ये जो लगने वाला बल है वो इन दोनों के मध्य भरे माध्यम पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। उसके पीछे देखिए, समझ लीजिए कि प्रत्येक आवेश अपने चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसमें अन्य आवेश रखने पर वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करें, उस पर एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल काम करता है, तो उस क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो जो विद्युतशीलता होती है वो किसी माध्यम में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का विरोध करने का मान होता है कि यदि हम किसी माध्यम पर कोई विद्युत क्षेत्र लगा दें। देखो, विद्युत क्षेत्र का जो पार्ट है वो हमारे अगले वीडियोज में आप देखेंगे, बट में विद्युतशीलता को समझाने के लिए हमें थोड़ा सा विद्युत क्षेत्र भी समझना पड़ेगा। विद्युत क्षेत्र देखो एक बार कि ये आपके पास में जैसे कोई आवेश है तो इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब किसी माध्यम द्वारा विद्युत क्षेत्र का जितना विरोध किया जाता है उसका मापक ही विद्युतशीलता होती है। कि मतलब कि हम किसी माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र का जो विरोध होता है उसका मान ही, उसका मापक ही विद्युतशीलता होती है। यदि विद्युत क्षेत्र कम होगा तो विद्युतशीलता भी कम होगी, विद्युत क्षेत्र का मान अधिक होगा इसका मतलब है कि उसकी विद्युतशीलता भी अधिक होती है। और विद्युतशीलता अधिक होने का मतलब है कि उसमें से आवेश आसानी से गति कर सकते हैं, उसमें जो परमिटिविटी होती है वो उनकी अधिक होती है। तो परमिटिविटी जो वर्ड है वो परमिशन से बना है और परमिशन से परमिटिविटी, परमिटिविटी का मतलब है विद्युतशीलता, आवेश गमन करने की क्षमता, और विद्युतशीलता अधिक है इसका मतलब है कि उसमें विद्युत क्षेत्र का मान कम है, आवेश उतनी मात्रा में गमन नहीं कर पाएंगे। तो विद्युतशीलता का मतलब आपको एक लाइन में बता देता हूं, किसी माध्यम में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के विरोध का माप, किसी माध्यम में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के विरोध का जो माप होता है उसको हम विद्युतशीलता कहते हैं। मैं यहां पर पुट भी कर रहा हूं, किसी माध्यम द्वारा, किसी माध्यम द्वारा, किसी माध्यम द्वारा उसमें उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का विरोध करने का गुण, करने का माप विद्युतशीलता कहलाती है, विद्युतशीलता कहलाती है। जो विद्युत क्षेत्र का जितना अधिक विरोध होगा उसकी विद्युतशीलता भी उतनी ही अधिक होगी, उतनी ही अधिक होगी। और निर्वात की विद्युतशीलता फिक्स है 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब यहां पर हम इस एप्सिलॉन नॉट की वीमा, एप्सिलॉन नॉट की वीमा क्या है वो यहां पर अब हम देख लेते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए, देखिए वहां से हमारे पास में F बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैंने इस K के स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर दिया है। ये जो K है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है, तो इसके स्थान पर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर सकते हैं। तो देखिए क्या निकल कर आएगा, ये फॉर्मूला आ चुका है। यहां से एप्सिलॉन नॉट बराबर हम पुट कर सकते हैं 1/4 पाई F इंटू Q1
Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। तो एप्सिलॉन नॉट की वीमा, एप्सिलॉन नॉट की वीमा वही होगी जो 1 अपॉन 4 पाई एफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर की वीमा होगी। दोनों की वीमाएं समान होगी, दोनों पदों की। तो यहां से देखिए 1 अपॉन 4 पाई, इसकी कोई वीमा नहीं है, बल्कि जो वीमा होती है वो है M1 L1 T-2। फिर देखिए Q1, इसकी वीमा होती है A1 T1, फिर से है Q2, तो उसकी बीमा भी सेम ही आएगी, इसलिए मैंने यहां पर स्क्वायर कर दिया है। फिर ये है R दूरी, इसकी बीमा हो जाएगी L2। तो एप्सिलॉन नॉट की जो फाइनली जो बीमा निकल कर आएगी, एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या निकल कर आ रही है, देखिए M जब ऊपर जाएगा तो M की घात हो गई है -1, L की घात यहां पर हो गई 3, और बट्टे से ऊपर जाएगी तो L की घात -3, T की घात -2, बट्टे से ऊपर जाएगी तो प्लस में 2, और 2 यहां पर पहले से ही पड़ी है तो T की घात आ गई है 4, A की घात आ गई है 2। तो ये हमारे पास में आ चुकी है एप्सिलॉन नॉट की वीमा। एप्सिलॉन नॉट की वीमा के पश्चात हम बात करेंगे परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता की। देखिए आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक क्या होता है, थोड़ा सा यहां से पहले हटा देते हैं, फिर इसके पश्चात हम देखेंगे आपेक्षिक विद्युतशीलता। अब देखिए दोस्तों, परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है, इसे हम एप्सिलॉन आर से पुट करेंगे। इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे रिलेटिव परमिटिविटी कहा जाता है। एप्सिलॉन आर से लिखा जाता है। विद्युतशीलता का मतलब है परमिटिविटी, इसका मतलब है रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहां से आप देखेंगे कि एप्सिलॉन के सबस्क्रिप्ट में हमने लगा दिया है एक छोटा सा आर, जो कि आपेक्षिक विद्युतशीलता को बता रहा है। यहां पर देखेंगे इसकी परिभाषा क्या है, एप्सिलॉन आर क्या चीज है। कि देखिए दोस्तों, किन्हीं दो आवेशों के मध्य, दो आवेश है, उन दोनों आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाले बल तथा उन्हीं आवेशों पर किसी माध्यम में लगने वाले बलों का अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि दो आवेश है, उन दोनों आवेशों के मध्य निर्वात में बल लगता है तथा उन्हीं आवेशों पर उतनी ही दूरी पर यदि किसी माध्यम में बल लग रहा है तो उनका जो अनुपात है, दोनों बलों का अनुपात, निर्वात में बल अनुपात माध्यम में बल, तो उस अनुपात को हम आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, परावैद्युतांक कहा जाता है, एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं। देखिए तो क्या है इसकी परिभाषा कि दो आवेशों के मध्य निर्वात में बल, दो आवेशों के मध्य निर्वात में निर्वात में लगने वाले बल को हम F0 से लिख देते हैं, या केवल F से रखना चाहें तो F से भी रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और उन्हीं आवेशों पर माध्यम में लगने वाला बल, उन्हीं आवेशों पर माध्यम में लगने वाला बल, उसको हम Fm से पुट करेंगे, Fm से लिखा जाएगा माध्यम में लगने वाले बल को, मीडियम में लगने वाले फोर्स को। अब देखो तो हम यहां पर कंसीडर कर लें कि हमारे पास में दो आवेश हैं और उन दोनों आवेशों को हमने स्मॉल r दूरी पर रखा है, तो उन आवेशों पर निर्वात में लगने वाला बल कितना होगा। तो निर्वात में लगने वाले बल को F0 से, अभी हमने कूलाम के नियम में जो पढ़ा है उसी को हम यूज में ले रहे हैं। कूलाम का नियम क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर। ये तो है इक्वेशन नंबर 1, इसे आप दीजिए इक्वेशन नंबर 2। और अब हम बात करेंगे निर्वात में, ये तो था निर्वात में लगने वाला बल। अब माध्यम में लगने वाला बल क्या होता है? माध्यम में लगने वाला बल, माध्यम में लगने वाले बल को हम एफ एम से पुट करेंगे। देखो समझो, एफ एम आ गया यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर यहां पर आ जाएगा एप्सिलॉन। ये जो एप्सिलॉन है इसको हम माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन नॉट है वो निर्वात की विद्युतशीलता और यह है माध्यम की विद्युतशीलता Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आवेशों का परिमाण समान है, दूरी उनके बीच की समान है, केवल एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर एप्सिलॉन आ जाएगा, जिसे हम माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं। माध्यम की विद्युतशीलता कहा जाता है, माध्यम की विद्युतशीलता कहा जाता है। तो देखिए क्या निकल कर आ रहा है हमारे पास में, एप्सिलॉन आर बराबर समीकरण 2 और 3 को उठाकर हम समीकरण 1 में पुट कर देंगे। समीकरण 2 और 3 को, समीकरण 2 और 3 को 1 में रखने पर क्या निकल कर आ रहा है? देखिए एप्सिलॉन आर बराबर देखिए एफ नॉट अपॉन एफ एम, एफ नॉट अपॉन में एफ एम। एफ नॉट की वैल्यू कितनी है? ये हमारे पास में एफ नॉट की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फिर बट्टे में एफ एम की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां से आप देखेंगे कि जो राशियां कटपिट रही है उन्हें काट पीट दीजिए। तो यहां पर रह गया 1 में एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 से Q1 Q2 कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया। यहां पर रह गया 1 में एप्सिलॉन नॉट और यहां पर रह गया 1 में एप्सिलॉन। तो इधर रह गया हमारे पास में 1 में एप्सिलॉन। तो ये बट्टे के नीचे बट्टा है, ये ऊपर चला जाएगा, ये इस बट्टे के, ये मुख्य बट्टा ये है, इसके नीचे आ जाएगा, ये इसके ऊपर चला जाएगा। तो देखिए क्या निकल कर आ गया, एप्सिलॉन आर बराबर हमें क्या मिल रहा है? एप्सिलॉन आर बराबर यहां से ये जो एप्सिलॉन है वो ऊपर चला गया, एप्सिलॉन नॉट नीचे आ गया, तो एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ये हमारे पास में आ चुका है। तो इसको हम लिख सकते हैं निर्वात की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट से, माध्यम की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन से, और माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात परावैद्युतांक कहलाता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। अब देखिए इसकी ये दूसरी तरीके से परिभाषा है। पहली जो डेफिनेशन है वो हमने शुरू में ही दे दी थी, ये दूसरे तरीके से हम इसकी परिभाषा दे रहे हैं। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें भी आप लोग सुन लीजिए कि जो परावैद्युतांक होता है आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है, ये एक मात्रकहीन और विमाहीन राशि होती है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसकी कोई विमा नहीं होती, मात्रकहीन और विमाहीन राशि होती है। इसका मान माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम की प्रकृति पर डिपेंड करता है। तो मैं इसकी यहां पर सर्वप्रथम तो जो दूसरी परिभाषा है वो पुट कर देता हूं कि माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता का मतलब है एप्सिलॉन तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात, निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात, विद्युतशीलता का अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है, परावैद्युतांक कहलाता है। तो इसकी ये दूसरी जो परिभाषा है वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी।
अब देखिए एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट दोनों का मात्रक समान होता है, विमाएं समान होती है, तत्पश्चात एप्सिलॉन आर मात्रकहीन और विमाहीन राशि होती है। मैं यहां पर पुट भी कर देता हूं कि एप्सिलॉन आर मात्रकहीन व विमाहीन राशि होती है, विमाहीन राशि है। एप्सिलॉन आर का मान माध्यम पर निर्भर करता है, एप्सिलॉन आर का मान माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। जैसे हम कुछ माध्यम लेंगे और उन माध्यमों के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू पुट करेंगे। एक तरफ मैं ले लेता हूं, छोटी सी टेबल का निर्माण कर रहे हैं माध्यम, और दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूं उन माध्यमों के लिए पराविद्युतांक का मान। तो जो माध्यम है हमारे पास में, वैसे निर्वात को हम माध्यम तो नहीं मानते, बट मैंने लिख दिया है निर्वात, तो उसके लिए पराविद्युतांक मतलब एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। देखो एप्सिलॉन आर का मान 1 होने के पीछे है कि एप्सिलॉन का मान भी एप्सिलॉन नॉट के बराबर ही है। जो माध्यम की विद्युतशीलता है वो निर्वात की विद्युतशीलता की इक्वल ही है, तो एप्सिलॉन नॉट बटा एप्सिलॉन नॉट 1 हो जाएगा, एप्सिलॉन आर का मान 1 आएगा। तो निर्वात के लिए पराविद्युतांक 1 होता है, निर्वात के लिए पराविद्युतांक 1 होता है। फिर उसके पश्चात हम चलते हैं वायु। तो वायु का होता है 1.0059 और इसको आप लगभग 1 लेकर चल सकते हैं। जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, तो यदि ऐसा दिया हुआ है कि वायु में आवेश रखे हैं तो हम उनको निर्वात के इक्वल ही मानकर चलेंगे, क्योंकि दोनों की जो विद्युतशीलता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता है, वो लगभग सेम होती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं अब्रक। अब्रक के लिए इसका मान 3 से 6 के मध्य होता है। कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो 5 से 10 के मध्य होता है। यदि हम बात करें आसूत जल की, जल का जो पराविद्युतांक होता है वो 80 होता है, और चालक, चाहे चालक कोई सा भी क्यों ना हो, उनके लिए पराविद्युतांक अनंत होता है। इसका मतलब समझ लीजिए कि यदि माध्यम में लगने वाला बल ये है, माध्यम में लगने वाला बल ये है, तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। चालक के लिए भी ये जो वैल्यू है वो चालक की है, ये आसूत जल की है, ये कांच की, इस तरीके से इनकी वैल्यूज है। क्लियर। समीकरण 3 देखो आप, मैं यहां से समीकरण 3, इतना आप लोगों को आ गया होगा समझ में। अब जो समीकरण 3 है इसको मैं दूसरे तरीके से पुट कर रहा हूं। कैसे कैसे कर सकते हैं, देखिए समीकरण 3 को किस तरीके से लिखा जा सकता है, क्योंकि वहां से आप देखेंगे कि एप्सिलॉन के स्थान पर हम एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर पुट कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, वहां से उस बॉक्स से। तो हमारे पास में एफएम की जो वैल्यू है वो कितनी निकल कर आ गई, 1/4 पाई, एप्सिलॉन के स्थान पर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, Q1 Q2 बट्टे में आर स्क्वायर। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये है एफ नॉट। तो किसी माध्यम में आवेशों पर लगने वाला बल निर्वात में लगने वाले बल का 1/एप्सिलॉन आर गुणा होता है। माध्यम में लगने वाला बल निर्वात में लगने वाले बल का 1/एप्सिलॉन आर गुणा होता है। निर्वात में लगने वाले बल के अंदर यदि आप एप्सिलॉन आर का भाग लगा दें, देखिए इसको छोड़कर ये एफ नॉट ही है, निर्वात में लगने वाला बल ही है। तो जो हमने परिभाषा दी है ना इसकी, वहीं से लिखा है एफ नॉट अपॉन में एफ एम, तो एफ एम बराबर एफ नॉट अपॉन में एप्सिलॉन आर ही तो आएगा। हम यहां पर बात करते हैं चालक। तो चालक के लिए जैसे हमारे पास में ये कोई तांबे की सीट है, तांबा एक चालक है, इसमें ये कोई 2 आवेश है Q1 तथा Q2। तो इसके लिए जो एप्सिलॉन आर है ये तांबे की है, तांबा एक चालक है, एप्सिलॉन आर का मान है तांबे के लिए हो जाएगा अनंत। तो जब यहां पर हम माध्यम के अंदर कि तांबे के ऊपर रखे 2 आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो शून्य होता है, इसको क्लियर कर लीजिए, क्योंकि एप्सिलॉन आर
चालकों के लिए अनंत होता है और 1/अनंत शून्य होता है, तो इसका जो मान है वो शून्य आएगा दोस्तों। तो ये था परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। दोस्तों अब यहां पर हम देख लेते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। अब यहां पर हम देखने वाले हैं, देखिए क्या है। हम ये जानते हैं कि दो आवेशों के मध्य यदि कुछ दूरी पर उपस्थित होते हैं तो उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, जिसे हम कूलाम के नियम से फाइंड आउट कर लेते हैं। F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R² के बराबर होता है। लेकिन हम ये जानते हैं कि बल एक सदिश राशि होती है, तो सदिश राशि है तो उसकी दिशा किधर होगी। तो जो कूलाम का नियम है उसको हम अब वेक्टर फॉर्म में पुट करने वाले हैं, सदिश रूप में लिखने वाले हैं कि उसे सदिश रूप में किस तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। इसके लिए हम निर्वात में दो आवेश Q1 तथा Q2 किसी कार्तीय निर्देश तंत्र में मानकर चलेंगे और उन पर लगने वाले बलों को सदिश रूप में लिखेंगे। देखिए कैसे लिख सकते हैं। ये हमारे पास में दो बिंदुवत आवेश हैं, एक आवेश है Q1, दूसरा जो आवेश है वो है Q2, और ये निर्वात में रखे हुए हैं। ये दोनों जो आवेश हैं वो निर्वात में रखे हुए हैं। ये है मूल बिंदु, ये है मूल बिंदु। मूल बिंदु को हम O से प्रदर्शित करते हैं। मूल बिंदु से आवेश Q1 का जो स्थिति सदिश है वो है R1 वेक्टर, और दूसरा जो आवेश है Q2 उसका स्थिति सदिश है R2 वेक्टर। अब हम एक एक करके देखेंगे कि आवेश Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया गया बल कितना है, कि Q1 Q2 पर कितना बल लगाता है, Q2 Q1 पर कितना बल लगाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आवेश Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल। तो देखिए आवेश Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला जो बल है उसे हम पुट करेंगे F21 वेक्टर से। देख लीजिए, इसका मतलब है कि Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया गया बल, ये जो F21 वेक्टर हमने लिखा है आवेश Q1 के द्वारा, आवेश Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया गया बल है, Q2 पर लगाया गया बल, लगाया गया बल है। तो देखिए कि जब आवेश Q1 Q2 पर बल लगाता है तो इसका जो स्थिति सदिश है उसको हम लिखेंगे R21 वेक्टर से, R21 वेक्टर से। इसको आप लोग समझ लीजिए। F21 वेक्टर का मतलब है कि Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया गया बल, Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया गया बल F21 वेक्टर, और इन दोनों के बीच का जो स्थिति सदिश है वो है R21 वेक्टर। R21 वेक्टर से इसको लिखा जाएगा। इस तरीके से इसको हम पुट कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि त्रिभुज सदिश नियम से, त्रिभुज सदिश नियम से, त्रिभुज सदिश नियम से, त्रिभुज सदिश नियम क्या कहता है कि किसी, ये जो त्रिभुज सदिश नियम है वो कक्षा 11 का टॉपिक है। कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अध्ययन किया होगा। इसका क्या है एक बार सुन लीजिए कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अनुदिश यदि आप उनके सदिशों का योग करेंगे, सदिश योग करेंगे, तो कुल योग शून्य होता है, या एक समान दिशा में जो दिशा भुजाएं हैं उनका योग दूसरी विपरीत दिशा वाली भुजा के बराबर होता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये हमारे पास में ट्राइंगल है O Q1 Q2 से होता हुआ, और इस ट्राइंगल के अंदर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा सेम डायरेक्शन, देखो इसकी डायरेक्शन इधर फिर इसकी डायरेक्शन इधर, तो इनको हम एक ही दिशा में लेंगे R1 वेक्टर, फिर प्लस में R21 वेक्टर। इस R21 की डायरेक्शन है Q1 से Q2 की ओर, Q1 से Q2 की ओर। देखो ये मैंने दिखाई यहां पर Q1 से Q2 की ओर इसकी डायरेक्शन दिखाई। फिर अब देखो ये हम इधर चले फिर इधर चले, क्योंकि एरो के निशान की ओर चल रहे हैं। ये एरो का निशान इधर, फिर एरो का निशान इधर, अब एरो का निशान है इधर, जबकि हम चल तो रहे हैं इस डायरेक्शन में, जबकि ये अपोजिट डायरेक्शन में एरो का निशान यहां पर लगा हुआ है।
तो अपोजिट डायरेक्शन वाले को या तो आप माइनस में ले लो, तो माइनस में R2 वेक्टर, और इन सभी का जो योग है सदिश योग वो शून्य होता है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक दिशा वालों को एक तरफ बराबर के एक तरफ और दूसरे वालों को बराबर की दूसरी तरफ, हालांकि बात वही है, इसको बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो भी यही आएगा। यहां से देखिए क्या निकल कर आ गया, R21 वेक्टर इक्वल टू निकल कर आ गया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये आ गया हमारे पास में। इसे इस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों। अब हम कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखेंगे। Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया गया बल F21 वेक्टर, F21 वेक्टर, इसका मान किसके तुल्य होगा, देखिए F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, दोनों के बीच की दूरी है वो है R21 वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर, के परिमाण का स्क्वायर, जो दोनों के बीच की दूरी है वो है R21 वेक्टर का मोड, वो दूरी हो जाएगी। देखो ये तो है सदिश, और इसका जब परिमाण लेंगे तो R21 आ जाएगा, R21 इसका परिमाण लेंगे तो ये जो वेक्टर का निशान है वो हट जाएगा, R21 से हम इसको पुट कर सकते हैं। तो ये तो आगे दूरी का वर्ग। इधर यदि आपने एरो का निशान सदिश राशि दिखाई है तो बराबर के दूसरी तरफ भी आपको सदिश दिखाना पड़ेगा, और ये जो सदिश हमने दिखाया है वो एकांक सदिश है, ये एकांक सदिश है, और एकांक सदिश भी Q1 से Q2 की ओर एकांक सदिश है, Q1 से Q2 की ओर, Q1 से Q2 की ओर एकांक सदिश है, Q1 से Q2 की ओर एकांक सदिश ये कहलाता है। देखिए एकांक सदिश को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, एकांक सदिश होता है सदिश बट्टे में सदिश का परिमाण, बट्टे में सदिश का परिमाण, सदिश का मोड। तो देखिए सदिश यहां पर है R वेक्टर, R21 वेक्टर, और R21 वेक्टर का मोड हो जाएगा R21। देख लीजिए R21 वेक्टर सदिश का परिमाण, तो ये परिमाण लेने का मतलब है एरो का निशान यहां से हट जाएगा, R21 आ जाएगा। तो R21 केप बराबर R21 वेक्टर अपॉन R21 ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हमारे पास में जो इक्वेशन है ये कूलाम के नियम का सदिश रूप ही है, जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे में R21 स्क्वायर R21 केप के इक्वल है। तो देखिए क्या निकल कर आ जाएगा, यदि हम R21 केप की वैल्यू यहां पर पुट कर दें तो क्या मिलेगा, F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब R21 वेक्टर। देखो मैंने यहां पर R21 वेक्टर लिखा, बट्टे में R21 था वो यहां पर क्यूब हो गया। यह है कूलाम के नियम का सदिश रूप, और यही क्या है, कूलाम के नियम का सदिश रूप कहलाता है, कूलाम नियम का सदिश रूप कहलाता है। अब यहां पर आप लोग देखेंगे कि जब आवेश Q2 Q1 पर बल लगाता है, यदि आवेश जो Q2 है वो Q1 पर बल लगाता है तो उस पर लगने वाले बल को मैंने इस डायरेक्शन में दिखाया है, और इसी डायरेक्शन में ही बल काम करेगा, उसे हम F12 वेक्टर से लिख देंगे। ये जो स्थिति सदिश है अब की बार इस डायरेक्शन में होगा, और इसे R12 वेक्टर से पुट कर देंगे। यहां पर देखो इतना चेंजेज आया है कि जो पहले स्थिति सदिश था वो Q1 से Q2 की ओर था, अब जो स्थिति सदिश है वो Q2 से Q1 की ओर है। बल भी Q2 के द्वारा Q1 पर लगाया जा रहा है। देखो बल का मान क्या है, बल को हम लिख रहे हैं F21 वेक्टर से, F21 वेक्टर से। ये है आवेश Q2 के द्वारा Q1 पर लगाया गया बल है। ये इतना समझ में आ गया होगा। अब इस बल की वैल्यू किसके तुल्य होगी, बल का जो परिमाण है वो किसके तुल्य होगा, तो आवेश Q2 के द्वारा
आवेश Q2 के द्वारा Q1 पर बल, Q1 पर बल कितना होगा? F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर R12 कैफ, और यहां पर R12 का जो कैप होता है R12 वेक्टर अपॉन R12 के बराबर होगा। देखो सदिश यहां पर अब की बार है R12 कैप, एकांक सदिश R12 कैप, तो R12 के बराबर होगा सदिश बटे में सदिश का परिमाण, तो R12 वेक्टर अपॉन R12। तो इस तरीके से इसमें यदि इसकी वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? देखिए F12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब R12 वेक्टर। तो ये भी हमारे पास में कूलाम के नियम का सदिश रूप आ गया। दोनों का जो प्रारूप है वो एक जैसा ही है, दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 1 2 आ रहा है यहां पर हर जगह 1 2 1 2 इस तरीके से, मतलब 2 1 पहले 2 फिर 1, इसमें आ रहा है पहले 1 2 1 2 इस तरीके से। 1 2 है एक जगह और एक जगह है 2 1, इतना डिफरेंस है। अब देखो तो मैं इसे डायग्राम से आप लोगों को बता दूं कि यदि आप देखेंगे तो पाएंगे कि R12 और R21 और R21 इन दोनों का जो परिमाण है वो समान है, दोनों का परिमाण समान है, क्योंकि ये Q1 तथा Q2 के बीच की दूरी है तो दोनों का परिमाण समान है। लेकिन इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो एक नेगेटिव साइन यहां पर हम दिखा सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी पुट कर सकते हैं। देखिए कैसे, R12 वेक्टर बराबर माइनस में R21 वेक्टर, ये कैसे लिखा है देख लीजिए। इसका मतलब है कि इनका परिमाण समान है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए ये नेगेटिव साइन आया है। ये ऋणात्मक चिन्ह ये बता रहा है कि R12 और R21 दोनों, जो 21 है वो इधर, R12 है वो इधर, इसलिए ये एक नेगेटिव साइन आया है। दोनों का मान समान है, डायरेक्शन अपोजिट है। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1 और इसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 हमने यहां पर पुट कर दिए हैं। समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 में F21 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब R21। ये जो R21 वेक्टर है, R21 वेक्टर है, इसके जगह माइनस में R12 वेक्टर लिख सकते हैं, माइनस में। चलिए मैं एक बार यहां पर एजडीज पुट कर देता हूं, फिर अगली लाइन में मैं आपको बता दूं कि R21 वेक्टर के स्थान पर माइनस में R12 वेक्टर लिखा जा सकता है। R21 के स्थान पर, ये तो परिमाण को बता रहा है, R12 लिख सकते हैं। तो F21 वेक्टर इक्वल टू आ गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब इंटू R12 का वेक्टर, बट यहां पर एक नेगेटिव साइन भी आएगा और उस नेगेटिव साइन को मैं यहां दिखा देता हूं। ये जो नेगेटिव साइन आया ना वो मैंने यहां पर दिखा दिया। तो R21 वेक्टर बराबर आ जाएगा, ये जो वैल्यू है वो समीकरण 2 की भांति है। आप इसको गौर करके देखेंगे तो ये समीकरण 2 ही है, केवल एक नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा है, तो माइनस में R12 वेक्टर के बराबर आ गया। देखो तो इसको एक बार कि पहले आवेश के द्वारा दूसरे पर लगाया गया बल और दूसरे आवेश के द्वारा पहले पर लगाए गए बलों का परिमाण समान होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है। ये जो इक्वेशन निकली ना वो हमें यही बता रहा है कि F21 वेक्टर का मोड और F12 वेक्टर का मोड दोनों समान है, केवल डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए ये नेगेटिव साइन हमने दिखाया है। ये जो गति का तीसरा नियम है उसके अनुरूप है कि पहली वस्तु के द्वारा दूसरी पर, दूसरी के द्वारा पहली पर लगाए गए बल समान डायरेक्शन में विपरीत होते हैं। तो यहां पर कूलाम का जो सदिश रूप है वो भी हमें यही बताता है कि पहले आवेश के द्वारा दूसरे पर, दूसरे आवेश के द्वारा पहले पर लगाए गए बलों का परिमाण समान होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है।
देखिए दोनों आवेश एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं, पहला दूसरे पर, दूसरा पहले पर। यदि दोनों धनावेश हैं तो इस तरीके से प्रतिकर्षित करेंगे, और एक धनावेश और एक ऋणावेश है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, समान बल से अपोजिट डायरेक्शन में इन पर बल काम करेंगे। तो दोस्तों ये था कूलॉम के नियम का सदिश रूप। वीडियो काफी लंबा हो चुका है और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक पद को समझा होगा। फिर भी यदि आप लोगों को यह समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य कमेंट करें और उनका सॉल्यूशन बताया जाएगा। हर पार्ट को समझाने का प्रयास किया जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।